मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसके विषय पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है और वो विषय है बीए तथा एमए के सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर फेल होना तथा उनकी डिवीज़न में बड़े पैमाने पर गिरावट। आज के इस वीडियो में मैं ना केवल आपको इस समस्या का समाधान बताऊंगा अपितु एक लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बताऊंगा कि किस तरह आप परीक्षा में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तथा क्वेश्चन को कैसे लिखें। और मेरा ये दावा है कि यदि आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर पेपर में मिनिमम आपके 10 मार्क्स अवश्य बढ़ेंगे। यदि आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे, 50 आ रहे हैं तो 60 हो जाएंगे और 60 हो जा रहे हैं तो 70 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं पिछले 7 साल में मैं राजस्थान की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय है, मत्स्य यूनिवर्सिटी है, कोटा विश्वविद्यालय है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसकी ऑलमोस्ट 50,000 कॉपी चेक कर चुका हूँ। और मुझे ये पता है कि क्वेश्चंस बच्चों को कैसे लिखना चाहिए, उनको मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। एक जब एग्जामिनर कॉपी को चेक कर रहा होता है तो उसकी मेंटलिटी क्या होती है और वो बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है। अर्थात आप जब क्वेश्चन लिखने जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या देखता है, जिसको देखते ही वो डिसाइड कर लेता है कि बच्चा जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ये 40% वाला लड़का है, ये 50 है, 60 है, या ये फेल होने वाला बच्चा है। तो आज हम उसी सारी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है और कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। लेकिन हम उस पहलू पे जाएं उससे पहले ये देख तो लें कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का जो आधार है वो विश्वविद्यालयों के परिणाम है। और पिछले 2 साल में चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी है, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय है, चाहे अन्य यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स फेल होने के कगार पर हैं या फेल हो चुके हैं। और स्थिति ये है कि जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो उसमें ऑलमोस्ट 100 कॉपियों में बीए में मात्र 1 कॉपी ऐसी होती है औसतन जो 60+ नंबर लेके आती है। और यदि एमए की कॉपी चेक करता हूं तो उसमें 100 में से 3 या 4 या अधिकतम 5 कॉपी जो है वो 60+ कॉपी होती हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो परिणाम आ रहे हैं वो कितने डरावने हैं और वो कितना उसमें मतलब गिरावट आई है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में। लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये जो परफॉर्मेंस में गिरावट आई है पिछले 2 सालों में, वो उसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आ रही है कि विद्यार्थियों का कॉलेज में ना आना। देखो, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो आप इस बात को समझें बच्चों कि आपको लगातार कॉलेज में आना है। यदि आप लगातार कॉलेज में नहीं आएंगे, आप अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, आप किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे उस विषय की नॉलेज आपको मिल पाएगी, आप कैसे नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्टूडेंट के लिए है वो उसका इंस्टीट्यूशन में जाना है। यदि आप इंस्टीट्यूशन में ही नहीं जाएंगे तो आप कैसे टीचर के साथ कांटेक्ट कर पाएंगे, कैसे आप विषय को समझ पाएंगे, कैसे आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। दूसरा आती है कॉलेज में समुचित उत्तर लेखन पर ध्यान नहीं दिया जाना। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर हमारे साथ के जो टीचर्स हैं वो पढ़ा तो देते हैं, लेकिन बच्चे को के नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके, और वो कैसे लिखे, क्वेश्चन का क्या क्या फॉर्मेट होती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके विषय में सामान्यतः जानकारी टीचर्स या प्रोफेसर्स के माध्यम से नहीं दी जाती। इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि उनको लिखना कैसा है कॉलेज, जब उनका एग्जाम आएगा उनको पेपर में लिखना कैसा है। और तीसरी प्रॉब्लम है एकाडमिक पुस्तकों का ना पढ़ना। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप लिखेंगे कैसे। और लगभग ये सब चीज़ अगर देखने में आ रही है कि अधिकांश बच्चे जो है वो 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं या इसी तरह की दूसरी बुक्स पढ़ते रहते हैं, और आप 1 वीक सीरीज पढ़ के कभी भी जो है वो 40% मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला सकते। जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि आपका न केवल एकेडमिक्स वीक हो जाता है, बल्कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले समय में जब आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक गिरावट आती है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन बच्चों का एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है, जो फर्स्ट डिवीजन प्लस होते हैं,
उनके चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के। इसलिए आप अपने एकेडमिक्स पे बेहद ध्यान दें, इसको हल्के में ना लें। तो अब हम आगे चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर कि जब आपके सामने कोई प्रश्न पत्र आ जाता है तो उसमें हम क्या करें। तो इसका गोल्डन रूल है, सबसे अच्छा सबसे पहले और सबसे बेकार सबसे बाद। मैं जब कॉपियां चेक करता हूं उसमें मोर देन 70% बच्चे ये गलती करते हैं कि जो क्रम शुरू हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो पहले क्वेश्चन को सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जरूरी ये नहीं होता कि जो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, उसको आप सबसे अच्छी नॉलेज रखते हैं। और अनेकों बार ऐसा होता है कि उस पर आपकी सबसे कम पकड़ है, उसको आप मात्र 1 या 1.5 पन्ने में निपटा देते हैं। उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है परीक्षक के ऊपर, परीक्षक की मेंटलिटी के ऊपर। उसको लगता है कि यार ये स्टूडेंट है ना, ये बस काम चलाऊ है, बस ऐसे ही कॉपी भरने आ गया। आपने पहला क्वेश्चन सब जो बेकार था वो सबसे पहला कर दिया, जिसमें आपको 20 में से एग्जामिनर ने 6 से 7 नंबर टिका दिए। उसके बाद जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता था वो 5th नंबर पे था, आपने वही क्रम पकड़ लिया और 5th नंबर वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में किया। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि टीचर की जो मेंटलिटी आपकी कॉपी को चेक करते हुए परीक्षक की बन गई है, जब तक वो 5वें क्वेश्चन पर आएगा तब तक उसको लगेगा कि यार ये सारे क्वेश्चन एक ही ढर्रे पे लिख रहा है, और जिस क्वेश्चन में आपको 13-14 नंबर मिलने चाहिए थे वो 11-12 पे ही आके अटक जाते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं कि टीचर की मेंटलिटी, एग्जामिनर की मेंटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको उसकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो गोल्डन रूल ये है कि सबसे अच्छा सबसे पहले करें। यदि वो क्वेश्चन आपका 5th नंबर पर है, आपको सबसे अच्छा आता है, तो उसको 1st नंबर पे करें। इससे ये होगा कि पहले क्वेश्चन से ही आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन वो लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। टीचर आपके बारे में, एग्जामिनर आपके बारे में बेहतर सोचना शुरू करता है कि इस लड़का बहुत ब्राइट है, इसके अच्छे नंबर आने चाहिए। वो पहले क्वेश्चन से ही 13-14 से स्टार्ट करता है। और जब आपका सबसे बेकार क्वेश्चन सबसे बाद में करते हो तो टीचर सोचता है कि यार कोई नहीं, इसके ये ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस में ये 55 पे पहुंच चुका है, अब इसकी 60% में 5-6 नंबर की कमी है, तो मैं इसको 8-10 नंबर दे देता हूं या 7 या 8 दे देता हूं। तो जो आपका सबसे बेकार क्वेश्चन था जिसमें एक्चुअल में आपको 5 से 6 नंबर मिलने चाहिए थे, उसमें भी आपको 7-8 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि सबसे एंड में किया था। सबसे अच्छा आपने पहले करके आपके एग्जामिनर के माइंड में आपने अपनी अच्छी छवि बना ली, अपनी बेहतर छवि बना ली। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको जानता नहीं, वो आपसे पहले कभी मिला नहीं है, वो आपको आपके उत्तर लेखन के माध्यम से ही जानता है। मेरे पास कोटक यूनिवर्सिटी है, मैं उनको बच्चों को नहीं जानता, लेकिन वो जो मुझे लिख रहे हैं, जो मुझे आंसर दे रहे हैं, उसके बेस पे मैं उनको एनालिसिस करता हूं कि बच्चा ब्रिलियंट है, गुड है, अच्छा है या बेकार है। तो आपको प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तर लेखन कैसे करें। किसी भी प्रश्न को लिखने के मूलतः 3 भाग होते हैं। पहला भूमिका, इंट्रोडक्शन, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सारांश या निष्कर्ष। लेकिन उससे पहले 2 और स्टेप आते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन एवं मानचित्र एवं चार्टों का प्रयोग। देखिए, सारा खेल जो है क्वेश्चंस को प्रस्तुत करने का है। आप क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारियां कॉपी में जब चेक करता हूं तो कुछ बच्चे इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं कि क्वेश्चन बाकायदा प्रॉपर पैराग्राफ में लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जब शुरू होता है तो उसके बीच में एक पैराग्राफ छोड़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का पता ही नहीं चलता कि उनका पहला क्वेश्चन कब शुरू हुआ और दूसरा कब खत्म हो गया, वो एक साथ जोड़ते हुए चलते हैं। प्रेजेंटेशन इज बोथ इंपॉर्टेंट। आंखों को अच्छा लगना चाहिए कि आपका पहला क्वेश्चन कब स्टार्ट हुआ, दूसरा कब स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, किसी भी इतिहासकार की कोई भी इंपॉर्टेंट अभिलेख का उल्लेख है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दें, डार्क कर दें उसको। एकदम स्ट्राइक होगा टीचर की, परीक्षक की निगाह में कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये चीज़ों को हाईलाइट करना जानता है, ये मुझे चाहता है कि मैं उसको पढ़ूँ। तो प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, मानचित्र एवं चार्टों का प्रयोग। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेजेंटेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मानचित्र और चार्टों का प्रयोग। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसमें चार्ट्स का प्रयोग करिए, मानचित्र का प्रयोग कीजिए, उससे आपकी जो क्वालिटी है बहुत इनहेंस हो जाती है। आप मानचित्र और चार्ट का कोई प्रयोग कर रहे हैं और
आपको एग्जामिनर 12 नंबर दे रहा है, लेकिन जब आप उसी चीज़ को मानचित्र के माध्यम से समझाते हैं तो आपके 100% मैं कह रहा हूँ 13 से 14 नंबर नहीं जाने वाले, 1 से 2 नंबर आपका इजाफा होगा। और यदि आप 5 क्वेश्चन में इस तरह का कर रहे हैं तो मिनिमम आपके 5 से 10 नंबर तो इसी चीज़ से बढ़ जाएंगे। अर्थात आपको मानचित्र बनाना या चार्ट बनाना सीखना पड़ेगा जहाँ तक संभव हो सके अपने क्वेश्चन के अंदर। अब आ जाते हैं भूमिका, मध्यभाग और निष्कर्ष, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि इनको कैसे प्रस्तुत करना होता है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे लिखे जाते हैं और कैसे मानचित्र बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अशोक की धम्म नीति का वर्णन करें। ये ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये क्वेश्चन साल 2 साल छोड़कर आपको देखने को ही मिलेगा। ये कोई मतलब हर साल किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है, या आप पेपर दे रहे हैं तो एक साल नहीं आया तो दूसरे तीसरे साल ही आपको किसी ना किसी तरह से घुमा के मिल ही जाएगा। तो अगर इसकी भूमिका लिखें आप, सबसे पहले जब आप अपना पेपर स्टार्ट करना लगेंगे तो आप लिखेंगे भूमिका, और आप भूमिका के अंदर ये बताएंगे कि आप जो क्वेश्चन आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसकी एक हल्की सी रूपरेखा, एक हल्की रूपरेखा आप टीचर को बताएंगे, जिससे टीचर को जान जाएगा कि आप जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उसके अंदर वास्तव में क्या है। और इसका बहुत ही प्यारा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। वो ये सोचने लग जाता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे आप लिखेंगे कि विश्व के इतिहास में अशोक की महानता का आधार उसकी विजय अथवा साम्राज्य नहीं था, बल्कि उसकी धम्म नीति थी, जो जिसकी जानकारी हमें उसके अभिलेखों से होती है। तो आपने बता दिया कि धम्म नीति का हल्का सा आपने एक आउटलाइन दे दी, आपने हल्की सी उसकी भूमिका लिखा और हल्का सा उसका एलोबरेट कर दिया, जिससे टीचर को एकदम अच्छा लगने लग गया कि बच्चा नॉलेजेबल है। दूसरा, फिर मुख्य भाग शुरू होता है। अब आपका मेन पार्ट शुरू होता है जिसमें आप वर्णन करना शुरू करेंगे कि आप बताएंगे कि धम्म नीति से क्या तात्पर्य। आप खुद ही लिखेंगे धम्म नीति से क्या तात्पर्य, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप कहेंगे सर अशोक के धम्म से तात्पर्य किसी विशेष धर्म के कर्मकांड से नहीं था, अपितु यह सामान्य आचार की संहिता थी जिसका संबंध सभी धर्म एवं संप्रदायों से था। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि जिसके करने पर व्यक्ति और समाज का नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान संभव था। अब धम्म नीति के तत्व, ये मेन पार्ट जो आपका मेन बॉडी है उसका दूसरा हिस्सा है, और आप इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे, इस तरह से चार्ट बनाएंगे। एक मिडिल में बनाएंगे धम्म नीति, फिर बताएंगे अल्प संग्रह अल्प व्यय, फिर बताएंगे शिष्य द्वारा गुरु का आदर, फिर बताएंगे दयादान शुचिता, फिर बताएंगे कल्याणकारी कार्य। जब आप ये मैप के आप डायग्राम अपने क्वेश्चन में आंसर में डालेंगे, इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों कि आपको स्वतः ही परीक्षक की कलम से नंबर निकलने शुरू हो जाते हैं और आपके नंबरों में ड्रास्टिक चेंज होता है। तो ये मैंने लिख दिया। तो अब इसका वर्णन करूंगा कि भाई ये कहाँ कहाँ उल्लेख है। शिष्य द्वारा गुरु का आदर, अब इसका वर्णन करूंगा कि सब ब्रह्मगिरी शिलालेख में इसका उल्लेख है। फिर मैं बताऊंगा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में इन और इन चीजों का उल्लेख है। आपने इसको एलोबरेट तत्व बताए, धम्म नीति के तत्व, और फिर उसका वर्णन किया आगे के चरणों। जब ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा लगभग 2 से 2.5-3 पन्ने में, फिर आप लास्ट में निकालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप पूरे आंसर का निचोड़ देंगे। आपको ये बताना होगा कि सर अशोक की धम्म नीति का अवलोकन करने से, आपने उसका अवलोकन कर लिया, अब आप बता रहे हैं कि धम्म नीति क्या। धम्म नीति का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सार्वलौकिक धर्म था जिसका किसी विशेष धर्म सिद्धांत से संबंध नहीं था। ये सभी धर्म के सामान्य आचरण से समन्वय रखता था, देश काल की सीमाओं से परे था। जब आप ये निष्कर्ष लिख देंगे, आपका क्वेश्चन संपूर्ण हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। और आपके मार्क्स यदि आप इस तरह से लिख के आते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपको 13, 14, 15 नंबर से कम प्राप्त हो। मतलब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एकेडमिक्स को, परसेंटेज को सुधारने के लिए और भविष्य की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मस्ट है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि और आपके लिए मैं कौन सी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।